आज हम लोग पढ़ते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म, यानी कि जब अकाउंटिंग आप करते हैं तो उस अकाउंटिंग के दौरान जो है जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों का जो है अकाउंट में एक विशेष मीनिंग होता है, एक विशेष अर्थ होता है। जैसे सामान्यतः शाब्दिक अर्थ होता है, उससे हट करके जो है एक अर्थ होता है। तो जब आप इसको जानते रहेंगे तो फिर जो है आपको अकाउंटिंग करने में या क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शुरू किया जाए। बेसिक अकाउंटिंग टर्म ये हम लोगों को पढ़ना है। पहला शब्द दिया है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, अगर सामान्यतः हम कहें तो ट्रांजैक्शन मतलब होता है लेन देन। ठीक है, और ये जो लेन देन होता है वो दो तरह का होता है, एक इकोनॉमिक, दूसरा नॉन इकोनॉमिक, या हम कह सकते हैं फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल, दोनों तरह के लेन देन हो सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में जो है केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को सम्मिलित किया जाता है जो फिनेंशियल नेचर के हों और जिनको जो है मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर उन्हें मनी के रूप में मेजर नहीं किया जा सकता या एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है तो उन ट्रांजैक्शन को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब एक प्रश्न ये कि ट्रांजैक्शन होता क्या है ना। एक्सप्रेस करने वाली बात तो अलग, तो ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? तो देखो, हिंदी में इसको कहते हैं लेन देन। जब आप कोई वस्तु देते हो और उसके बदले में पैसे लेते हो, या पैसे देते हो और उसके बदले में वस्तु लेते हो, है ना, यही एक सामान्यतः मीनिंग है। आइए पढ़ते हैं। इसमें लिखा है ट्रांजैक्शन, लिखा है इट मीन्स एन इवेंट, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक घटना या ए बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि कैसी एक्टिविटी होनी चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी, विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, जो जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी। आप पैसे ही तो देते हो और उसके बदले में कमोडिटी प्राप्त करते हो, तो पैसा आपने एक्सचेंज कर दिया, किसके साथ, कमोडिटी के साथ आपने एक्सचेंज किया। आर मनी वर्थ या मनी के जैसा कुछ बिटवीन पार्टीज, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो है ट्रांजैक्शन दो व्यक्तियों के बीच में मनी के बदले में कोई एक्टिविटी होती है। ठीक है ना, कोई एक्टिविटी होती है। लिखा है द इवेंट कैन बी मेजर इन द टर्म ऑफ मनी, और ये इवेंट किस में मेजर किया जाता है, मनी के टर्म में किया जाता है। चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए पर्सन। ठीक है, और ऐसा होने से क्या होता है, जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है उसमें परिवर्तन होता है ना, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए पर्सन, दैट इज जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, आप गुड्स क्या करते हो, परचेज करते हो, तो आपके पोजीशन में चेंजिंग होती है। क्या चेंजिंग होता है, आपके पास से कैश चला जाता है और उसके बदले में जिस कमोडिटी को आप परचेज किए होते हैं वो कमोडिटी आपके पास आ जाता है। बेटा धीरे से उठ के यहाँ सामने आ जाओ, ये चेयर लो, हम कहें धीरे से। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती, अब मान लीजिए तो लिखा है परचेज ऑफ गुड्स वुड इन्वॉल्व रिसीव मटेरियल। आप जब परचेज करते हो तो क्या आपको रिसीव होता है, मटेरियल। मेकिंग ऑफ पेमेंट, आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो, अगर नगद खरीदोगे तो, और अगर उधार खरीदोगे तो क्या होगा, क्रिएट एन ऑब्लिगेशन, मतलब उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर क्या होता है, सप्लायर को पेमेंट करने का उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है। यानी कि अगर आपने उधार खरीदा तो भविष्य में आपको जो है क्या करना पड़ेगा, सप्लायर को पेमेंट करना होगा। लिखा है ना कि पे टू द सप्लायर एट अ फ्यूचर। तो समझ में आ गया बच्चों, करेक्ट ट्रांजैक्शन कुड बी कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन दो तरह का हो सकता है, नगद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। ठीक है, नगद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। कह रहा है कि when the parties settle the transaction immediately by making payment in a cash, कह रहा है कि पार्टी अगर तुरंत ही अपने ट्रांजैक्शन को सेटल करती है तो वो किस में करती है, कैश में करता है। तुरंत कैसे सेटल हो सकता है, कैश से, या फिर आप चेक काट के दे दीजिए। ठीक है ना, कैश और चेक, इट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। फिर इसे क्या कहते हैं, कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। और यदि आप भविष्य में पेमेंट करोगे, यानी आपका सेटल कब होगा, फ्यूचर के डेट पे होगा,
ठीक है, दोनों पार्टियों के बीच में, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है बच्चों, तो आपने ट्रांजैक्शन का मतलब क्या समझा? ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि दो व्यक्तियों के बीच में लेन देन, और इस लेन देन के परिणाम स्वरूप, आप लोग बोलिए नहीं, ठीक है, नहीं तो सब रिकॉर्ड हो जाएगा, बस आप हिला दीजिए, सर हिला दीजिए, मैं समझ जाऊँ। ठीक है, तो लेन देन का मतलब क्या है कि जब दो व्यक्तियों के बीच में कुछ दिया जाएगा और कुछ लिया जाएगा, तो उनके जो वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उसमें परिवर्तन आएगा। ठीक है ना? जैसे आप परचेस करते हो तो आपके पास से कैश चला जाता है, कमोडिटी आ जाती है। दूसरी बात कि अगर आपने उधार परचेस किया तो आपके ऊपर एक दायित्व उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ट्रांजैक्शन कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, एक कैश ट्रांजैक्शन और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? जब हम इमीडिएटली नगद यानी कि नोट दे दें या चेक में पेमेंट कर दें तो कैश ट्रांजैक्शन होगा। और अगर हमें भविष्य में पैसे चुकाने हैं, ठीक है, अगर हमने परचेस किया है तो क्या करेंगे? भविष्य में। और अगर हमने सेल किया है तो हमें भविष्य में पैसा मिलेगा, तब जो है इसे हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। फिर है गुड्स या सर्विस। गुड्स किसे कहते हैं या सर्विस किसे कहते हैं? देखिए, आपके घर पे जो है 4 बोरा अनाज रखा हुआ है या फिर बहुत सारा घर में सामान रखा हुआ है, तो मैंने क्या बोला कि आपके घर पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है ना? सामान बोला तो इसका मतलब होता है कमोडिटी। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? कमोडिटी होता है। आप कभी ये नहीं बोलते हो, जैसे अगर मान लो इस रूम से उस रूम में कोई वस्तु आप जो है ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये नहीं कहते हो कि गुड्स को इस रूम से उस रूम में ट्रांसफर कर दो। बात समझे कि नहीं? गुड्स तभी बोला जाता है जब वो किससे रिलेटेड हो? बिजनेस से रिलेटेड हो। गुड्स को हिंदी में कहते हैं माल। आपने सुना होगा, है कि नहीं? माल भिजवा रहे हैं, माल परचेस कर रहे हैं, एटसेट्रा, और उसके पीछे आपका एक पर्पज छुपा होता है। क्या पर्पज छुपा होता है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है ना? कोई एक्टिविटी जब आप करते हो उससे रिलेटेड, तो उसके पीछे क्या होता है? एक आपका निश्चित उद्देश्य होता है। अब बिजनेस के अंतर्गत गुड्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं और सर्विस भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी गुड्स की भी सप्लाई होती है और सर्विस की भी सप्लाई होती है। तो गुड्स का क्या मतलब हुआ? कह रहा है कि दीज आर टेंजेबल आर्टिकल्स। गुड्स की पहली विशेषता क्या है? कि ये हमें अपने आंखों से दिखाई देता है। ठीक है ना? टेंजेबल आर्टिकल्स मतलब जो हमें अपने आंखों से दिखाई देता है। दूसरा, कमोडिटी इन विच अ बिजनेस डील, और ये कमोडिटी किसके लिए होना चाहिए? बिजनेस डील के लिए होना चाहिए। तो दो बातें आपने जाना, कमोडिटी का मतलब कि जो टेंजेबल है, और दूसरा कि ये किस लिए है? बिजनेस डील के लिए। लिखा है दीज आर्टिकल्स आर कमोडिटी आर आइदर बॉट, या तो आप इसे खरीदते हो या इसे सेल करते हो या इसे प्रोड्यूस करते हो, और प्रोड्यूस करने के बाद आप इसे सेल करते हो। ठीक है, यानी वस्तु बनाई जा सकती है, वस्तु खरीदी जा सकती है, वस्तु बेची जा सकती है। लिखा है व्हाट मे बी क्लासिफाइड एज गुड्स, वन बिजनेस में नॉट बी गुड्स टू अदर फर्म, दैट इज फॉर अ मशीन मैन्युफैक्चर कंपनी द मशीन आर गुड्स as they are frequently made and sold, but the buyer of firm is not goods as a intention to use as a long term resource and not sell it। क्या मतलब इसका? कह रहा है, इसका मतलब हुआ कि एक गुड्स, जो एक आर्टिकल्स है, वो किसी एक के लिए गुड्स हो सकता है जबकि दूसरे के लिए वो गुड्स नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे कहा है कि अगर मशीन बनाने वाला, ठीक है, मशीन बनाता है और फिर वो क्या करता है? बेच देता है, तो मशीन बनाने वाले के लिए वो गुड्स है। ठीक है, मशीन बनाने वाले के लिए क्या है? वो गुड्स है। लेकिन जो फर्म उसको परचेज करती है वो उसे बेचने के पर्पस से परचेज नहीं करती है, बल्कि उसका यूज करके अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है। तो वही मशीन उस फर्म के लिए क्या माना जाएगा? एसेट माना जाएगा, न कि गुड्स माना जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मान लीजिए कार है, टाटा की कार है, ठीक है, तो टाटा की जो कार बनाता है वो, तो उसके लिए वो क्या है? गुड्स। टाटा के लिए क्या है? गुड्स। लेकिन उसी कार को जो है, अगर मान लीजिए जो है अन्य लोग जो पर्सनली उसके लिए खरीदते हैं या फिर जो है उसको किराए पे चलाने के लिए खरीदते हैं, तो उनके लिए वो क्या होगा? एसेट्स होगा, यानी कि वो गुड्स नहीं होगा।
तो गुड्स का मतलब क्या हुआ? गुड्स किसी कमोडिटी को, किसी आर्टिकल्स को तभी कहा जाएगा जब बेचना उसका पर्पज हो, ना कि उसको यूज करना। बात समझ में आ गई? क्लियर है? उसी तरह से प्रॉपर्टी डीलर के लिए जो वो मकान बना करके बेचता है तो उसके लिए वो गुड्स ही है ना, उसमें वो कोई पूजा पाठ नहीं करवाता। लेकिन जब आप अपना वही घर खरीदते हो तो आप गृह प्रवेश करते हो, है ना, पूजा पाठ करवाते हो, फिर घर में प्रवेश करते हो। उसी तरह से गाड़ी खरीदते हो तो जा करके आप किसी मंदिर में जो है पूजन करवाते हो, फिर गाड़ी चलाना शुरू करते हो। लेकिन वही मान लीजिए जो गाड़ी बेचने वाला व्यक्ति है वो जैसे गाड़ी आता है वैसे ही गाड़ी रखा रहता है, सेल कर दिया जाता है, कोई भूत प्रेत उसको नहीं लगता है ना। लेकिन हम लोग को डर लगा रहता है कहीं रास्तों में भूत ना बैठ गया तो पूजा पाठ करवा लो भैया, भूतवा को भगा दो नहीं तो एक्सीडेंट करवा देगा, है ना। तो आपके समझ में आया गुड्स में? ठीक है। अब आते हैं सर्विस। सर्विस क्या होता है? इनटेंजिबल। ठीक है, सर्विस का नेचर क्या होता है? इनटेंजिबल होता है। लिखा है रेंडेड विदाउट ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कह रहा है ये जो है बिना अर्निंग प्रॉफिट के भी हो सकता है और जो है प्रॉफिट के साथ भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं आपसे एक गिलास पानी मांगूं तो आप हमें ला के पिला दो। ठीक है, मैं उस मान लीजिए एक चौराहे पे खड़ा हूँ, उस चौराहे पे मैंने कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, हाथ दिया और बैठ गया, दूसरे स्थान पे चला गया, तो वो भी तो हमें सर्विस दिया ना, मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके गया, लेकिन उसका उद्देश्य जो है हमसे पैसे कमाना नहीं था। लेकिन अगर ऑटो को हाथ दे के बैठूंगा, ऑटो वाला हमसे लेके जाएगा तो हमसे पैसे लेगा। बात समझ में आया? ठीक है। और गुड्स क्या होता है? हमेशा टेंजेबल होता है। ठीक है ना। और सर्विस क्या होता है? इनटेंजेबल होता है, सर्विस दिखाई नहीं देता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। समझ में आ गया यहाँ तक? अब आते हैं तीसरा शब्द, एक शब्द प्रयोग होता है प्रॉफिट। ठीक है, शब्द क्या है? प्रॉफिट। अगर आपको सिंपली किसी से भी पूछा जाए तो कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि प्रॉफिट क्या होता है। जैसे 10 रुपये का माल हमने खरीदा, 12 रुपये में बेच दिया, तो 2 रुपये जो हुआ वो क्या हुआ? प्रॉफिट। यानी कह सकते हैं कि जो हमारे पास सरप्लस आता है उसी सरप्लस को हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। या इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि जो हमारे खर्चे के ऊपर का हमें प्राप्त होता है वो क्या कहा जाता है? प्रॉफिट कहा जाता है। आप देखो यहाँ लिखा है द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू इनकम। क्या लिखा है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्सपेंसेस से जो अतिरिक्त अमाउंट प्राप्त होता है, यानी खर्चे के ऊपर जो हमें अमाउंट प्राप्त होता है, लागत के ऊपर जो हमें अमाउंट प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, लिखा है इट कुड बी कैलकुलेट फॉर ईच ट्रांजैक्शन और बिजनेस एज अ होल। कह रहे हैं कि ये प्रत्येक ट्रांजैक्शन में भी कंप्यूट हो सकता है या पूरे बिजनेस का एक साथ हो सकता है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि बिजनेस का नेचर कैसा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर्टी डीलर है तो प्रॉपर्टी डीलर की जो प्रोडक्ट है वो तो मकान है और जमीन है। अब जमीन किराने की दुकान के जैसा तो है नहीं कि परमानेंट कस्टमर खड़े हुए हैं, महीने में 4 ट्रांजैक्शन हो गए, 3 ट्रांजैक्शन हो गए, तो वो प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन वही अगर मान लीजिए किराने की दुकान वाला है, ठीक है, किराने की दुकान का है तो उसके पास परमानेंट कस्टमर आ रहे हैं और मार्जिन भी उसका क्या होता है? कम होता है, तो वो प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे आपको 5 रुपए का चॉकलेट बेचा तो उस पर वो प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं करेगा, बल्कि वो सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके और पूरे बिजनेस का एक साथ प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट है लॉस। अब भैया जैसे प्रॉफिट होता है उसी का उल्टा क्या कर दो? लॉस हो जाएगा। यानी कि द एक्सेस एक्सपेंस ओवर इनकम इज कॉल्ड लॉस, यानी कि आपके इनकम से ज्यादा जो खर्चा हुआ उसी को हम क्या कहेंगे? लॉस कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर आप 10 का माल खरीदे और इसे आपको किसी कारणवश 8 रुपये में बेचना पड़ा, ठीक है, तो इसकी कास्ट आई 10 रुपया और जबकि सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस है 8 रुपया, तो आपको 2 रुपये कम मिले, इसको क्या बोलेंगे? लॉस है। ठीक है, अब इसे को उल्टा कर दीजिए तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। मान लीजिए आपने 8 में खरीदा और इसको कितने में सेल कर दिया? 10 में सेल किया, तो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है? 10 और कास्ट कितनी है? 8, तो 2 रुपया आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। 2 रुपया आपका प्रॉफिट हो। समझ गए होंगे?
आगे बढ़े। अब नंबर आता है एसेट का। एसेट्स क्या होता है? जिसका प्रयोग करके बिजनेस को ऑपरेट का किया जाता है, बिजनेस को संचालित किया जाता है, या जिसकी सहायता से, ठीक है, लाभ कमाने का प्रयास किया जाता है, उसको सामान्य शब्दों में क्या कहा जाता है? संपत्ति कही जाती है, उसे संपत्ति कहा जाता है, ठीक है। और जो लंबे समय तक प्रयोग किया जाता है, ये टेंजेबल भी हो सकता है, इनटेंजेबल भी हो सकता है, ये सामान्य परिभाषाएं मानी जाती है। क्या लिखा है? कह रहा है कि एसेट इज अ रिसोर्सेस। एसेट क्या है आपका? एक रिसोर्स है ओन बाय द बिजनेस, जो बिजनेस अपने पास रखता है या जो बिजनेस उसका मालिक होता है, विद द पर्पज ऑफ यूजिंग फॉर अ जनरेटिव फ्यूचर प्रॉफिट, जिसका उद्देश्य क्या होता है? भविष्य के लाभ को जनरेट करना होता है। एसेट कैन बी टेंजेबल और इनटेंजेबल। एसेट टेंजेबल भी हो सकता है और इनटेंजेबल भी हो सकता है। टेंजेबल एसेट्स आर अ कैपिटल एसेट। टेंजेबल एसेट को हम क्या कहते हैं? कैपिटल एसेट कहते हैं, which have some physical existence, यानी जिसका कुछ भौतिक अस्तित्व होता है, यानी वो हमें दिखाई देता है, उसका कोई आकार, प्रकार, डिजाइन कुछ होगा और कुछ स्थान को वो घेरेगा, तभी उसे हम क्या कहेंगे? टेंजेबल कहते हैं। Therefore we see, उसे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना, एंड फेल, महसूस कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, लैंड बिल्डिंग, बुक्स, कंप्यूटर, व्हीकल्स एटसेट्रा, ये सभी क्या होते हैं? कैपिटल एसेट या टेंजेबल एसेट कहे जाते हैं। लिखा है द कैपिटल एसेट व्हिच हैव नो फिजिकल एक्जिस्टेंस एंड दोज वैल्यू आर लिमिटेड बाय द राइट एंड एंटीसिपेटेड बेनिफिट दैट अ पोसेशन कन्फर्स अपॉन द ओनर आर नो एज इनटेंजेबल एसेट्स। यानी कह रहा है कि वो कैपिटल एसेट जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन उसकी वैल्यू होती है, उसके पास कुछ लिमिटेड राइट भी होते हैं और उसका कुछ एंटीसिपेटेड बेनिफिट भी होता है, अनुमानित क्या होता है? फायदा भी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? और उस पे जो है बिजनेस का अधिकार भी होता है, तो उसे हम कहते हैं इनटेंजेबल एसेट्स। यानी इनटेंजेबल एसेट वो होता है जिसे हम सीन तो नहीं कर सकते, देख तो नहीं सकते, लेकिन उसका इफेक्ट होता है, उसका लाभ भी होता है, उसका यूज करके बिजनेस को ऑपरेट भी किया जा सकता है, जिसकी एक लिमिटेड लाइफ भी होती है। दे कैन नॉट बी सीन, उसे देखा नहीं जा सकता, फेल्ट ऑल्दो दे हेल्प टू जनरेट रेवेन्यू, उसे देखा नहीं जा सकता, यद्यपि वो क्या करता है? रेवेन्यू जनरेट भविष्य में करता है। जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, बॉन्ड इक्विटी, डिजाइन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एटसेट्रा, दीज आर इनटेंजेबल एसेट्स। इन सबको हम क्या मानते हैं? अदृश्य या अमूर्तमान संपत्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके लिए खर्च भी करना पड़ता है, ऐसे नहीं मिल जाता, कॉपीराइट ऐसे नहीं मिलता है, पेटेंट ऐसे नहीं मिलता है, गुडविल जनरेट करने में समय लगता है ना। अब अगर मान लीजिए अब ये जो कैपिटल एसेट होता है, इसको यूज के आधार पर हम जो है दो भागों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं लॉन्ग टर्म, एक को कह सकते हैं शॉर्ट टर्म, या कह सकते हैं फिक्स एसेट और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट और करंट एसेट्स। लिखा है एसेट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। फिक्स एसेट शब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्या किया है? नॉन करंट एसेट। करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट किसे कहते हैं? सामान्यतः जो है, जो एक वर्ष के अंदर जो है क्या हो जाता है? यूज हो जाता है ना, एक वर्ष के अंदर वो खत्म भी हो जाता है, और जिसका मैक्सिमम यूज होता है वो एक वर्ष तक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? करंट एसेट कहते हैं। और जिसका एक वर्ष से ज्यादा हम प्रयोग करते हैं उसे हम नॉन करंट एसेट कह सकते हैं। आइए अब कैसे आप जानेंगे कि कौन सा करंट एसेट है और कौन सा नॉन करंट एसेट? तो क्या लिखा है? करंट एसेट, एन एसेट शुड बी क्लासिफाइड एज अ करंट व्हेन सैटिस्फाई एनी अदर फॉलोइंग। कि किसी एसेट को करंट एसेट तब कहेंगे जब इनमें से किसी एक को भी वो सेटिस्फाई करता हो। जो शर्तें दी गई हैं उनमें से किसी एक को भी अगर सेटिस्फाई किया तो उसे करंट एसेट कहा जाएगा। पहला लिखा है कि इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन, कह रहा है ये उम्मीद किया जाता है कि वो रियलाइज हो जाएगा। आर इन इज
इंटेंडेड फॉर अ सेल या कंजम्पशन ऑफ द कंपनी नॉर्मल ऑपरेशन साइकिल। यानी कि जो बिजनेस का नॉर्मल ऑपरेशन साइकिल होता है आमतौर पे 1 वर्ष का होता है। उस 1 वर्ष के अंदर या तो वो उसका कंजम्पशन हो जाए, ठीक है, या तो वो कंज्यूम हो जाए, या फिर वो सेल हो जाए, या फिर वो रियलाइज हो जाए, ठीक है, वसूल हो जाए। रियलाइज मतलब क्या होता है? वसूल हो जाए, तो उसको हम करंट एसेट कह सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्टॉक, ठीक है, स्टॉक क्या होता है? एसेट्स होता है। अब वो स्टॉक रखा क्यों गया होता है? बेचने के लिए रखा गया। तो क्या वो 50 वर्षों में बिकेगा? नहीं, बिजनेसमैन का काम ही तो है ना क्या करना? स्टॉक को सेल करना। तो ये नॉर्मल ऑपरेशन टाइम उसका होगा, उस दौरान वो क्या हो जाएगा? रियलाइज हो जाएगा या सेल हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मान लो डेब्टर्स भी क्या होता है? करंट एसेट होता है। डेब्टर्स का निर्माण कैसे होता है? उधार बेचने से होता है। अब डेब्टर्स से पैसे हमें रियलाइज हो जाएंगे विद इन 1 ईयर, है ना। हम बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए उधार तो देते नहीं। दूसरा क्या सच है? कह रहा है इट इज हेल्प प्राइमरीली फॉर द पर्पस बीइंग ट्रेडेड। कह रहा है कि जो सामान्यतः जो है आपका व्यापार होता है उस व्यापार में ये जो है मुख्यतः यूज हो जाता है। फिर लिखा है, अब सामान्यतः जो सभी लोग जानते हैं या आराम से बोल देते हैं कि इट इज ड्यू टू रियलाइज विद इन 12 मंथ। कह रहा है कि जब वो आया 12 महीने के अंदर क्या हो जाएगा? रियलाइज हो जाता है, वसूल हो जाता है। अथवा कह रहा है इट इज कैश इक्विवेलेंट। कह रहा है चाहे वो कैश के रूप में हो या कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश के ही जैसा हो। कह रहा है इट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज आर यूज्ड टू सेटल लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। यानी कि जब वो आता है हमारे पास उससे 12 महीने के अंदर वो क्या हो जाए? लायबिलिटी सेटल करने में यूज हो जाए, या वो कैश के रूप में हो या कैश इक्विवेलेंट के रूप में हो, यानी कैश के ही जैसा हो। जैसे चेक है बैंक, वो क्या है? कैश के रूप में। मार्केटेबल सिक्योरिटी जो होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लोन एंड एडवांस होता है, ये सब कैसे माने जाते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के जैसे माने जाते हैं। अगर इन शर्तों को पूरा करता है तो वो क्या माना जाएगा? करंट एसेट माना जाएगा। और इसके अलावा जो बचेगा वो सब क्या माना जाएगा? नॉन करंट। यानी कि नॉन करंट एसेट मतलब ऑल अदर एसेट्स शैल बी क्लासिफाइड एज अ नॉन करंट एसेट मशीनरी हेल्ड फॉर ए लॉन्ग टर्म। यानी कि जो 1 साल से ज्यादा समय में रियलाइज होता हो या एक साल से ज्यादा समय तक उसका प्रयोग किया जाता हो, उन सबको हम क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसके बाद और देखिए एसेट को और भी तरीके से समझा जाता है। जैसे मैंने बताया फिक्स्ड एसेट, ठीक है। एक क्या बताया आपको? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होगा? फिक्स एसेट नाम से ही पता चल रहा है फिक्स है ना। यानी कि वो जो है मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है। फिक्स को हम क्या कह सकते हैं? इमूवेबल, यानी वो एक स्थान से दूसरा स्थान पर आसानी से नहीं ले जाया जा सकता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है फिक्स एसेट का, वो है लैंड बिल्डिंग। जमीन को उठा के ले जा सकते हो? नहीं ना, जमीन को बेच के ले जा सकते हो। तो जमीन यहाँ थोड़ी जाएगा, उसके बदले में पैसा मिलेगा। बिल्डिंग भी है, बिल्डिंग भी क्या है? फिक्स एसेट है। इसी तरह से प्लांट मशीनरी भी फिक्स एसेट माना जाता है उस कंडीशन में जब उनका इंस्टॉलेशन हो जाता है। जब वो इंस्टॉलेशन हो जाएगा, स्थापित कर दिया जाएगा, फाउंडेशन बना के उसको जोड़ दिया जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा? फिक्स एसेट मान लिया जाता है। इसके अलावा एक होता है फिक्टिटियस एसेट, ठीक है ना। फिक्टिटियस एसेट भी उसको कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फिक्टिटियस, FITITIOUS, फिक्टिटियस एसेट्स। ये क्या है? ये कौन सा एसेट है? आप आमतौर पे जानते हो कि एसेट की कोई वैल्यू होती है और उसको बेचा जाए तो कुछ रियलाइज होगा। वो कबाड़ के रूप में भी जाए तब भी कुछ न कुछ देके जाएगा। अगर मशीन पुरानी भी हो जाए, ना भी यूज में आए, तब भी कुछ नहीं होगा तो कबाड़ में तो बिकेगा ना, कुछ तो कुछ मिलेगा ही। लेकिन ये ऐसी संपत्ति होती है जिसको बेचा ही नहीं जा सकता, कैन नॉट बी सोल्ड, बिकॉज ये जो है, जो इसको एसेट होता नहीं, इसको एसेट मान लिया जाता है ना, डीम टू बी एसेट। इसको क्या करते हैं? एसेट मान लेते हैं।
वास्तव में ये खर्चे होते हैं और ऐसे खर्चे होते हैं जिनको आप भविष्य में रियलाइज नहीं कर सकते, वसूल नहीं सकते। तो फिर हम उसको, लेकिन उन खर्चों का लाभ हमें मिल चुका होता है या मिलने वाला होता है या कई वर्षों तक मिलता है। उसमें भी एक और परिभाषा आ जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको कहा जाता है, जिसका लाभ हमें कई वर्षों तक मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। अब बताओ, डेबिट बैलेंस है मतलब वो लॉस है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, फिक्टिशियस एसेट में दिखा देते हैं। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि बिजनेस स्थापित करने से पहले के जो खर्चे होते हैं, प्रारंभिक व्यय जिसको कहा जाता है, वो सब क्या माने जाते हैं, फिक्टिशियस एसेट माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं हिंदी में कृत्रिम बनावटी संपत्तियां, यानी वो संपत्ति नहीं है, आपने उसे क्या कर लिया, बनावटी। बनावटी मतलब क्या होता है, जो नहीं है उसको बना लिया, तो वो आपका कहा जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। तो एसेट समझ में आया आपको। तो एसेट में आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि मुख्य रूप से एसेट दो तरह से होता है अकाउंटेंसी में, यानी कि एक करंट एसेट, दूसरा नॉन करंट एसेट। करंट एसेट उसे कहा जाता है जो विद इन 12 मंथ जो है रियलाइज हो जाए या सेल हो जाए, है ना, या कंज्यूम हो जाए। कंज्यूमेबल स्टोर शब्द आता है, कंज्यूमेबल स्टोर, वो भी क्या माना जाता है, करंट एसेट माना जाता है। तो करंट एसेट में मुख्य रूप से क्या क्या आता है, स्टॉक आता है, प्रीपेड आता है, डेब्टर्स आता है ना, और आपके जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आते हैं। ये सब जो है कैश आता है, बैंक आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी आती है, ये सब जो है माने जाते हैं करंट एसेट। इसके अलावा जो होता है वो सब नॉन करंट एसेट माने जाते हैं। जब हम एसेट को डिवाइड किए थे नॉन करंट एसेट को, तो मैंने बताया था दो तरह का होता है, एक टेंजेबल होता है और एक इनटेंजेबल होता है। टेंजेबल एसेट उसे कहते हैं जो हमें अपने आंखों से दिखाई देता है, जो कोई स्पेस ग्रहण करता है ना। तो एक बात बताओ, कोई करंट एसेट है तो क्या वो टेंजेबल एसेट हो सकता है, हो सकता है ना। जैसे स्टॉक है, स्टॉक करंट एसेट भी है और टेंजेबल एसेट भी है ना। कैश क्या है, करंट एसेट है, और टेंजेबल एसेट में कैश दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है ना। अब ऐसे इनटेंजेबल एसेट होता है जिसका इफेक्ट, जैसे लाइसेंस है, लाइसेंस क्या है, इनटेंजेबल एसेट्स। मान लो अपने उत्तर प्रदेश में जो है शराब बेचने का लाइसेंस मिलता है ना, जिसको लाइसेंस मिला होता है वही केवल शराब बेच सकता है, और कोई दूसरा व्यक्ति उसे नहीं बेच सकता, चाहे उसमें कितना भी प्रॉफिट आ रहा हो, है ना। एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट क्या करता है, आकर्षित करता है। सभी लोग चाहते हैं कि एकदम नकदी का है, उधार बिकता नहीं है, खर्च से पैसा लोग देते हैं, पहले पैसा देते हैं उसके बाद कमोडिटी देना होता है। हाँ, सामान्य बिजनेस में तो पहले हम लोग सामान बेच देते हैं तब पैसा मिलता है, लेकिन शराब में क्या होता है, पहले वो हाथ में पैसा लेके खिड़की के अंदर देता है, जब वो पैसा देख लेता है तब उसको शराब देता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, और वो उसके लिए पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या होता है, संपत्ति होती है। अब जैसा मैंने बताया आपको कि इनटेंजेबल एसेट की जो लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है। इनटेंजेबल एसेट की लाइफ क्या होती है, लिमिटेड। जैसे लाइसेंस की लाइफ जिंदगी भर के लिए थोड़ी मिलता है, 1 वर्ष के लिए मिलता है, यही ना। उसी तरह से मान लीजिए आपका पेटेंट है 10 वर्षों के लिए होता है, कॉपीराइट भी कुछ निश्चित समय के लिए होता है, गुडविल है, खैर वो गुडविल अलग से है, वो तो कभी भी हो सकता है। तो करंट एसेट, इनटेंजेबल एसेट में कौन कौन से एसेट हैं, गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, लाइसेंस है, ट्रेडमार्क है, लू मावर है, रूट परमिट है। ये सब जो है, जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हो तो आपको रूट का परमिशन लेना पड़ता है। ट्रक पे देखे होगे लिखा रहता है ऑल इंडिया परमिट, या फिर लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, बंगाल, है ना। तो इसका मतलब है कि ये ट्रक जो है केवल उन्हीं 4 राज्यों में जाएगा। और आप देख होंगे उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें चलती हैं तो उस पर भी रूट लिखा होता है कि ये देवरिया जाएगा, कसिया जाएगा, कहाँ जाएगा, लखनऊ जाएगा। और उस पर ये भी लिखा रहता है कई बसों पे जो सीधे रोडवेज की बसें नहीं हैं, उस पर लिखा होता है कि इसका जो समय है वो 2026 तक है या 2025 तक है, अनुबंधित लिखा रहता है, अनुबंधित 2026। इसका मतलब कि वो 2026 के बाद जो है वो नहीं चला सकते, है ना, तभी तक आप चला सकते हैं। फिलहाल तो समझ में आ गया एसेट किसे कहते हैं। ठीक है, एसेट का क्या काम होता है, रेवेन्यू जनरेट करने में सहायता करना, है ना। एसेट का काम क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट करने में सहायता करना। और गुड्स का क्या काम होता है, रेवेन्यू जनरेट करना, है ना। आप वस्तु बेचोगे तभी आपको क्या आएगा, पैसा आएगा, यही ना।
क्लियर है? आगे बढ़े। अगला टॉपिक है लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं इसको दायित्व, है ना, दायित्व, यानी कि वो कोई भी अमाउंट जो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, जो भविष्य में आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, उसे हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं, दायित्व कहते हैं। बिजनेस के दौरान ये उत्पन्न होता है। ठीक है, आइए पढ़िए। लिखा है इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू बी सेटल्ड एट अ फ्यूचर डेट। तो क्या बातें निकल के आई है? पहली बात ये क्या होता है, एक उत्तरदायित्व होता है, ऑब्लिगेशन होता है, और ये ऑब्लिगेशन कैसा होना चाहिए, तो फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। फाइनेंशियल नेचर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल नेचर का मतलब क्या होता है कि जिसका उद्देश्य जो है प्रॉफिट अर्निंग करना हो और मनी में एक्सप्रेस किया जा सकता हो। जैसे मुझे पढ़ाना, आपको पढ़ाना मेरा एक उत्तरदायित्व है, लेकिन ये फाइनेंशियल उत्तरदायित्व नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि सर आपने 20 रुपये के बराबर हमको पढ़ाया है, 10 रुपये मेरा वापस करो, है ना, ठीक, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। और कब इसको सेटल करना होता है, फ्यूचर। ठीक है, तो 3 बातें इसमें देखा कि दायित्व में एक ऑब्लिगेशन होगा, वो ऑब्लिगेशन किस नेचर का होगा, तो फाइनेंशियल नेचर का होगा, और इसको कब पे करना है, तो भविष्य में पे करना होता है। इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी दैट बिजनेस ओन टू द अदर पार्टी। कह रहा है ये जो लायबिलिटी होता है वो किसका रिप्रेजेंट करता है, उस मनी का रिप्रेजेंट करता है जो आपके बिजनेस ने किसी दूसरे व्यक्ति से, अदर पार्टी से क्या किया होता है, लिया होता है। ठीक है, किसी अन्य पार्टी से लिया होता है। जैसे आप जब उधार वस्तु खरीदते हो, ठीक है ना, तो आपने कमोडिटी लिया, गुड्स लिया है ना, तो आप उसे क्या करोगे, भविष्य में पेमेंट करोगे। कहे 10 दिन बाद दे देंगे, 20 दिन बाद दे देंगे, 2 महीने बाद दे देंगे। तो 2 महीना क्या है, भविष्य है ना। आज अगर ले रहे हो तो 2 महीने बाद का समय क्या कहा जाता है, भविष्य कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में जब लिखा है गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट, द फर्म विल क्रिएट एन ऑब्लिगेशन टू पे द सप्लायर प्राइस ऑफ गुड्स ऑन एन एग्रीड फ्यूचर डेट। कह रहा है कि जो जिस डेट को सहमति बनी होती है उस डेट में पेमेंट करना होता है। कह रहा है कि व्हेन अ लोन टेकन फ्रॉम, यदि आप लोन लेते हो किससे, बैंक से, तो ये भी एक क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता है टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज क्रिएटेड। यानी कि जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट का भी दायित्व होता है, और साथ में किसका दायित्व होता है, ब्याज का भी दायित्व होता है, इंटरेस्ट का भी दायित्व होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो है ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। यानी इसका मतलब कि जो हमारा लायबिलिटी होता है ये भी जो है लॉन्ग टर्म होता है और शॉर्ट टर्म होता है, वेरी शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। तो अब लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, अब इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, तो जैसे हम लोग एसेट का क्लासिफिकेशन किए थे उसी तरह से क्या करेंगे, इसका भी करेंगे कि अगर कोई ऐसा लोन या ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन के दौरान उत्पन्न होता है और उसी के दौरान जो है पेमेंट हो जाता है, या आप कहें कि 12 महीने के यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही उसका पेमेंट करना होता है, तो उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं, करंट लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं करंट लायबिलिटी। ये लायबिलिटी सेट बी क्लासिफाई एज अ करंट व्हेन सैटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं एक लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी तब कहेंगे जब इनमें से वो किसी एक को सैटिस्फाई कर देगा। पहला क्या है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन अ कंपनी नॉर्मल ऑपरेशन साइकिल। यानी कि जो बिजनेस है या कंपनी है, या कंपनी शब्द लिखा है, बिजनेस का कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, फर्म हो, है ना, कोई भी फॉर्मेट हो, अगर वह इसका सेटल्ड मतलब पेमेंट करना, ठीक है, सेटल मतलब यहाँ क्या हुआ, पेमेंट करना, कब करते हैं, तो आपका जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है उसके दौरान ही करते हैं, ठीक, तो उसे हम करंट लायबिलिटी कहेंगे। अथवा इट इज हेल्प अ प्राइमरी टू द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, और तीसरा है इट इज ड्यू विद इन सेटल विद इन 12 मंथ। ठीक है, यानी कि 12 महीने के अंदर आपको पेमेंट करना है। या फिर लिखा है द कंपनी डज नॉट हैव अ अनकंडीशनल राइट टू डिफर सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर दिस रिपोर्टिंग डेट। टर्म ऑफ द लायबिलिटी दैट कुड एट अ ऑप्शन ऑफ द counterparty result it is settled by the issue of equity instrument do not affect its classification। यानी कह रहा है कि या तो फिर जो है
अनकंडीशनल राइट हो, अनकंडीशनल का मतलब क्या हो, बिना शर्त के, ठीक है ना, कोई शर्त नहीं लगी। अब जैसे अगर मान लो बैंक से लोन लेते हो तो बैंक वाला शर्त लगाता है, लेकिन अगर आप सप्लायर से लेते हो, यानी जो आपके नॉर्मल बिजनेस लाइफ में जो है हमेशा कमोडिटी की सप्लाई करता है, तो वहाँ पे माल जाता रहता है, पेमेंट होता रहता है, माल खरीदोगे पेमेंट कर दोगे, वहाँ कोई निश्चित एग्रीमेंट नहीं होता। जैसे आप मान लो गोरखपुर में दुकान किया हुआ है आपने, तो आप होलसेलर से जो माल लाते हो तो वो ये नहीं कहता है कि 10 दिन में दोगे कि 15 दिन में दोगे कि 1 महीने में दोगे। आपका क्रेडिट बना हुआ है, आप गए माल लेके आए, पैसे बेचे, उसको पैसा हुआ फिर दे दिए, फिर माल लिया फिर दे दिया, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल ऑपरेशन लाइफ या साइकिल भी कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि करंट लायबिलिटी वो होता है जो सामान्यतः बिजनेस के दौरान उत्पन्न होता रहता है। अधिकतम जो समय माना जाता है करंट लायबिलिटी का वो विद इन 12 मंथ माना जाता है, यानी कि 12 महीने या एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जिसको आपको पेमेंट करना जरूरी हो उसको हम क्या कहेंगे, करंट लायबिलिटी कहेंगे। समझ गए बेटा करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी में सबसे प्रमुख एग्जांपल हुआ है क्रेडिटर, लेनदार, आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, ठीक है। उसके बाद आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब जो है लोन एंड एडवांस। अगर मान लो कोई व्यक्ति आपके ऊपर आपको गुड्स की सप्लाई करने के लिए एडवांस में पैसा दे दिया, वो भी तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन ही है ना, एक उत्तरदायित्व है कि नहीं। जैसे मान लो बिटिया की शादी तय है ना, नवंबर के महीने में शादी तय है। अब इनके पिताजी जा करके 50 किलो पनीर के लिए एडवांस मनी दे दिए, तो उस पनीर वाले के ऊपर क्या है, एक ऑब्लिगेशन है। और ये बताओ कोई 50 साल के लिए पहले नहीं एडवांस दे देता है? हाँ, ऐसा नहीं है कि बिटिया पैदा होते ही दे दे 50 किलो पनीर का एडवांस कि जब ब्याह होगा तब हम पनीर लेके जाएंगे। आमतौर पे ये 1 वर्ष के अंदर क्या हो जाता है, पूरा करना होता है, ठीक है। अब इसके अलावा नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म हम कह सकते हैं, नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म लिखा है नॉन करेंट लायबिलिटी और अदर लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज अ नॉन करेंट। इसमें लोन टेकन फॉर 5 इयर्स जैसे डिवेंचर इशू वगैरह किया, ठीक है बच्चों, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म। अब ये जो लॉन्ग टर्म होता है या जो लायबिलिटी होती है इसको एक और क्लासिफिकेशन किया जाता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी उस लायबिलिटी को कहा जाता है जो किसी हम बाहरी व्यक्तियों से लिए होते हैं, ठीक है ना, किससे लिए होते हैं, बाहरी व्यक्तियों से। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है जो है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट पर्सन, यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग समझा जाता है, यानी बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। जैसे गुप्ता किराना स्टोर है तो गुप्ता जी अलग है और गुप्ता किराना स्टोर अलग है। बात समझ में आया? तो गुप्ता किराना स्टोर के पास जो कुछ भी है वो सब किसी न किसी लायबिलिटी के रूप में है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ठीक है। तो गुप्ता किराना स्टोर अगर जो बाहरी लोगों से लिया, जैसे बैंक से लिया, ठीक है, सप्लायर से लिया, तो ये क्या माना जाएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी माना जाएगा। लेकिन गुप्ता जी जो उसमें पैसे लगाएंगे, जिसको हम लोग सामान्य रूप से क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कैपिटल। और जो प्रॉफिट कमा करके उसी बिजनेस में लगा दिया गया जिसको रिटेन प्रॉफिट कहते हैं, हाँ, प्रतिधारित आय कहते हैं, ये माना जाता है आपका इंटरनल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी मतलब क्या होगा कि प्रॉफिट और कैपिटल, ये क्या माना जाएगा, इंटरनल लायबिलिटी माना जाएगा। और इसके बाद जो बचता है वो सब बाहरी लोगों से लिया गया होता है, तो उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। समझ में आया? आइए देखिए क्या लिखा है, इंटरनल लायबिलिटी दीज रिप्रेजेंट प्रोप्राइटर्स इक्विटी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक। दैट इज ऑल दोज अमाउंट व्हिच आर इंटाइटल्ड टू द प्रोप्राइटर्स, दैट इज कैपिटल, रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। ये सब क्या माने जाते हैं, इंटरनल लायबिलिटी माने जाते हैं, कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट। और इसके अलावा जो बचेगा उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं, ठीक। अब अगला टॉपिक है वो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो आप जानते हैं कि कैपिटल वो होता है जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। अब जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो कैपिटल 2 भागों में बट जाता है, यानी पूंजी का कुछ हिस्सा जो है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, एसेट वगैरह लेने में खर्च हो जाता है, ठीक है। तो आपने दुकान ले लिया लेकिन रैक बनवा लिया, दुकान में सामान में ना आ रहा है तो बेचोगे क्या,
है ना, क्या बेचा जाएगा, तो या कैसे बिजनेस ऑपरेट किया जाएगा। मान लीजिए वर्कर्स को सैलरी कैसे दी जाएगी, है ना, मान लो माल आया, भाड़ा देना है, कैसे दिया जाएगा। तो बिजनेस को डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे हम कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब वर्किंग कैपिटल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो उतना हम डीपली नहीं जाएंगे। मेरा रिसर्च ही है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे, यानी कि जो मेरा टॉपिक रहा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ही रहा है, तो ये इसमें बहुत लंबा कॉन्सेप्ट होता है। फिलहाल में बस थोड़े से जान लिया जाए हम। वर्किंग कैपिटल जो है सामान्यतः जो है जो माना जाता है एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो हमारा पूरा करंट एसेट होता है, उस पूरे करंट एसेट को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और उस ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से अगर हम करंट लायबिलिटी को घटा दें, ठीक है, तो क्या बन जाता है, नेट वर्किंग कैपिटल बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब एक होगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मैंने क्या बताया था आपको, करंट एसेट। आपके पास जो करंट एसेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और नेट वर्किंग कैपिटल किसे कहेंगे बेटा, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसके अलावा सीजनल वर्किंग कैपिटल होता है। जो कंपनियां जो है सीजन में काम करती हैं, जैसे गन्ने का है, गन्ने का एक सीजन होता है, उसी दौरान जो है चीनी बनता है, तो उस समय उनको रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए यानी गन्ना परचेस करने के लिए ज़्यादा मात्रा में जो है पैसे की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए फंड का अलग से प्रबंध किया जाता है। तो वो फिनांस की दृष्टिकोण से, जैसे मेरा रिसर्च का टॉपिक है वो फिनांस है ना, अकाउंट एंड फिनांस बोला जाता है, ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, है ना। साथ साथ में जो बढ़िया से फिनांस नहीं पढ़ा उसको अकाउंट नहीं आएगा, जो अकाउंट नहीं पढ़ा उसको फिनांस नहीं आएगा, ऐसे बातें होती हैं। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं मुख्य रूप से वो इसी को लेके चलते हैं, अकाउंट में किसको लेके चलते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल को लेके चलते हैं। क्योंकि ये मानना ये होता है कि अगर अभी हमारे सारे क्रेडिटर्स आ जाएं तो उनको पेमेंट करने के बाद क्या हमारे पास कुछ पूंजी बच रहा है कि नहीं बच रहा है ना। तो जितना हमें बच रहा है उसी को हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। आइए देखते हैं, लिखा है वर्किंग कैपिटल इन ऑर्डर टू मेंटेन फ्लो ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कह रहा है कि बिजनेस को ऑपरेट करने के दौरान जो यानी कि फ्लो ऑफ रेवेन्यू, मेंटेन फ्लो ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि बिजनेस संचालित करने के दौरान जो रेवेन्यू का फ्लो होता है, एवरी फर्म नीड टू सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट एसेट। प्रत्येक संस्था को जो है एक करंट एसेट का सर्टेन अमाउंट चाहिए, ठीक है, जिससे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो सके, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे कैश रिक्वायर आइदर टू पे द एक्सपेंसेस टू मीट द ऑब्लिगेशन फॉर सर्विस रिसीव और गुड्स परचेज। कैश की आवश्यकता होती है, चाहे अपने एक्सपेंसेस को पूरा करना हो, चाहे अपने दायित्वों को पेमेंट करना हो, या सर्विस परचेज करना हो, ठीक है, या गुड्स परचेज करना हो, इसके लिए आवश्यकता होती है। अनआइडेंटिकल रिसोर्स इन्वेंटरीज आर रिक्वायर्ड टू द प्रोवाइड द लिंक बिटवीन द प्रोडक्शन एंड सेल। सिमिलरली अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है डेब्टर्स प्लस बीआर, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, डेब्टर्स प्लस बीआर। जनरेट व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये समझा रहा है कि भाई हमें बिजनेस को संचालित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुड्स चाहिए। अब गुड्स कैसे मिलेगा, तो प्रोड्यूसर के पास से हम परचेज करते हैं और फिर उससे परचेज करने के लिए हमें कैश की आवश्यकता होगी। तो सेल के बीच में और प्रोड्यूसर के बीच में ये गति चलती रहे, इसके लिए हमें पैसे की आवश्यकता होगी। उसी तरह से जो हमने गुड्स लाया उस गुड्स को हमने बेच दिया तो उससे अकाउंट रिसीवेबल तैयार हो गया, यानी कि डेब्टर्स और बीआर बिल्स रिसीवेबल ये हमको मिला। तो यहाँ पे समझाया है कैश, बैंक, डेब्टर्स, बीआर, क्लोजिंग स्टॉक, है ना, पेमेंट एक्सेट्रा, इन सबको हम वर्किंग कैपिटल के रूप में जानते हैं।
जैसा मैंने आपको बताया कि ये वर्किंग कैपिटल दो तरह का होता है, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है और एक नेट वर्किंग कैपिटल होता है। यहाँ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमने क्या बताया था आपको, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में टोटल करंट एसेट को ही क्या होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब मान लो फिर दूसरा इक्वेशन दिया है, लॉन्ग टर्म इंटरनल लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी, यानी कि सभी एक्सटर्नल लायबिलिटी को जोड़ दीजिए माइनस द अमाउंट ब्लॉक इन द फिक्स एसेट, यानी कि जो फिक्स एसेट में आपका क्या हुआ है, ब्लॉक हुआ है, उसको घटा दीजिए तो जो मिलेगा वो करंट एसेट होगा, यानी कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा। ठीक है, एग्जांपल लेकर समझ लीजिए अगर ऐसे नहीं समझे तो। मान लो सपोज दैट कि इनके पास बैंक लोन है, बैंक लोन 10,000 रुपए, ये हो गया लॉन्ग टर्म, मान लेते हैं बैंक लोन ज्यादा समय के लिए, और क्रेडिटर है 15,000 रुपए, तो टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई, 25,000। टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई, 25,000। और इनके पास टोटल जो एसेट है वो मान लेते हैं हम जो है 35,000 रुपए है। टोटल एसेट कितने का, 35,000, 33 लिखा गया, चलिए 33,000 का। तो अब इस 33,000 में से इस 25,000 को क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। अब आप जानते हैं कि इन दोनों में जो है करंट एसेट भी शामिल है और करंट लायबिलिटी भी शामिल है, करंट एसेट शामिल है और फिक्स एसेट शामिल है। अब अगर इसमें से फिक्स एसेट घटा दीजिए आप, तो जो बचेगा वो क्या होगा, करंट एसेट होगा, या इन सभी एक्सटर्नल लायबिलिटी को भी घटा देंगे 25,000, तो जो होगा वो क्या माना जाएगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल 8,000 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है किसका, नेट वर्किंग कैपिटल का। लिखा है देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट। कारण एक दूसरा उद्देश्य क्या होता है, एक्सेस ऑफ करंट एसेट, यानी जो करंट एसेट से ज्यादा का हो, करंट लायबिलिटी से ज्यादा का हो। यहाँ पर लिखा है दैट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट दैट रिमेन इन द फर्म, यानी कहा है करंट लायबिलिटी घटाने के बाद जो पैसा बचता है वही रिमेन होता है, वही संस्था के पास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल। फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्किंग कैपिटल मींस विशेषकर अकाउंट में, तो आप ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पे चर्चा नहीं करना, आप किस पे करोगे, नेट वर्किंग कैपिटल पे चर्चा करोगे। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, इसके बाद है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। क्या टॉपिक है, कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट मतलब होता है संभावित, ठीक है ना, संभावित, यानी कि अभी वो हमारे ऊपर प्योर लायबिलिटी नहीं है, अभी ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है। ऐसी लायबिलिटी जिसे मुझे भविष्य में पे करना पड़ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, तो बिजनेस ऑपरेट के दौरान वो गारंटी देता है, वारंटी देता है कि नहीं देता है, इस तरह से कुछ उससे गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर मुकदमे भी हो सकते हैं। कोई कर्मचारी है, उसका दांत भी टूट गया काम करने के दौरान, है ना, तो हो सकता है उसको कंपनसेशन देना पड़ जाए। उसने मुकदमा कर दिया कि मेरा दांत टूट गया, अब मैं बुढ़ा हो गया, मेरा ब्याह नहीं होगा, ठीक, इसलिए मुझे क्या करो, कंपनसेशन दे दो। तो ये सब जो है मान लो जज को उचित लगेगा, तब ना वो कहेगा कि भाई इसको कंपनसेशन दीजिए अगर मुकदमा हुआ तो। क्यों, मान लो गारंटी आपने दिया, कोई जरूरी नहीं है कि जो है जिस कमोडिटी, जैसे मोबाइल आपने खरीदा 1 साल की वारंटी मिली हुई है, लेकिन लड़कियों का फोन खराब ही नहीं होता, वो क्या करती हैं, एक तो कवर लगाती हैं, उसके ऊपर से जो है वो खरगोश का चित्र भी लगाएंगी, इतना सेफ रखती हैं कि खराब होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो मान लो जो पैसा निकाल के उसके लिए रखा गया होता वो खर्च ही नहीं होगा। आया कि नहीं समझ में, ठीक है। तो ऐसी लायबिलिटी जिसे कब पेमेंट करना है, फ्यूचर में पेमेंट करना होता है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अकाउंटिंग में तब तक एंट्री नहीं होती है किसी चीज़ की जब तक वो रियल में ना हो जाए। जैसे जनरल एंट्री बनाते हैं तो किसी कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया तो उस ऑर्डर देने की एंट्री नहीं की जाती है, ऑर्डर लिख के रख लिया जाता है, लेकिन ये नहीं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है या सेल बुक में उसकी हम एंट्री कर दें, ऐसा नहीं होता। तो ये भी लायबिलिटी अभी क्या है, भविष्य के गर्भ में है, तो इसको भी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, यानी कि इसे फुट नोट्स के रूप में दिखाया जाता है। आइए पढ़िए क्या लिखा है। इट इज रिप्रेजेंट ए पोटेंशियल ऑब्लिगेशन that could be created depending on the outcome of event। कह रहा है कि ये क्या होता है, पोटेंशियल ऑब्लिगेशन होता है, और ये कब क्रिएट होगा,
डिपेंडिंग ऑन आउटकम ऑन एन इवेंट, यानी कि किसी घटना के घटित होने पर यह निर्भर करता है। दैट इज, जैसे कि इफ सप्लायर ऑफ द बिजनेस फाइल अ लीगल सूट, जैसे आपके सप्लायर ने क्या किया, आपके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया, इट विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, तो इसे लायबिलिटी ट्रीट किया जाएगा, बिकॉज नो ऑब्लिगेशन इज क्रिएट इमीडिएट, यद्यपि जो है यह तुरंत लायबिलिटी नहीं बना, फिर भी इसे लायबिलिटी माना जाएगा। कह रहा है इफ द वर्डिक्ट ऑफ अ केस इन गिवन इन फेवर ऑफ द सप्लायर, कह रहा है कि अगर केस का फैसला, वर्डिक्ट हो गया, वर्डिक्ट मतलब होता है दोष सिद्ध होना, ठीक है ना, दोष सिद्ध होना, यानी कि अगर सप्लायर मुकदमा जीत गया, सिंपल शब्दों में समझो, तो क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कह रहा है कि डिस्क्लोज बाय वे नोट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे कहां दिखाया जाता है, फुटनोट्स के। तो इसमें दो बातें आपको जाननी थी मुख्य रूप से, एक कि ये तत्काल में नहीं होता है, भविष्य में हो सकता है, किसी घटना के घटित होने पर ये निर्भर करता है, और इसे हम बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो करते हैं, बल्कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं नीचे फुटनोट्स के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा, अगर इस पे एमसीक्यू बने तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है कैपिटल। पूंजी किसे कहते हैं, पूंजी किसे कहा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया है कि पूंजी का प्रबंध कौन करता है, ओनर करता है, ठीक है। बिजनेस का स्टार्ट किससे किया जाता है, पूंजी से किया जाता है। अब देखो पूंजी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, है ना। जब आप फाइनेंस पढ़ोगे तो उसमें पैसे का प्रबंध किया जाता है। फाइनेंस में आपको क्या सिखाया जाता है कि कैसे आप कैपिटल का व्यवस्था करोगे, उस कैपिटल का कैसे यूटिलाइजेशन करोगे, तो आगे की क्लास में आप पढ़ते हो। तो कैपिटल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, हमें केवल उतना ही पढ़ना है जितना अकाउंटिंग के हिसाब से जरूरी है। यानी कि वो अमाउंट जिससे बिजनेस क्या होता है, स्टार्ट होता है। लिखा है इट इज अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, यानी कि वो अमाउंट जो बिजनेस में क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो इट्स ओनर, जो इसका ओनर होता है, मालिक होता है, उसके द्वारा जब इन्वेस्ट किया जाता है तो उसे पूंजी कहा जाएगा। अगर मालिक के अलावा किसी अन्य के द्वारा किया जाए इन्वेस्टमेंट तो उसे लोन कहा जाएगा। हमारी दृष्टि से क्या कहा जाएगा, लोन कहा जाएगा। बात समझ में आए। कहा है कि मे बी फॉर्म ऑफ कैश है, कैश के रूप में हो सकता है, गुड्स के रूप में हो सकता है, किसी संपत्ति के रूप में भी हो सकता है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो कई सारे पार्टनर होते हैं, तो कोई पैसा लाता है, ठीक है। जैसे आप लोग पार्टी करते हो जब बगीचा में जाकर के नहरी किनारे, है ना, हम लोग कहाँ पार्टी करते थे, पिकनिक प्लेस। तो पिकनिक प्लेस क्या है, कोई ऊंचा स्थान, है ना, यही होता है। या प्राकृतिक सौंदर्य की जो चीजें होती हैं, किसी तालाब के किनारे, किसी नदी के किनारे या जंगल में, तो उसमें क्या होता है, सब लोग एक साथ, कोई चावल ला दिया, कोई सब्जी ला दिया, मान लीजिए कोई मसाला का प्रबंध कर दिया, किसी ने कहा हम बर्तन ला देंगे। इस तरह से सब लोग इकट्ठा कर लिए और इकट्ठा करके पार्टी हो गई। पार्टनरशिप बिजनेस जब होता है तो एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं, तो सभी के द्वारा कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन किया जाता है। कोई अपनी बिल्डिंग ही दे देता है कि भैया बिल्डिंग लीजिए पूंजी के रूप में, कोई पैसा लेके आता है, किसी के पास टैलेंट होता है और मान लीजिए कुछ मशीनरी वगैरह है तो वो ला देता है। तो ये सभी क्या कहे जाते हैं, पूंजी कहा जाता है। ठीक है। आगे लिखा है फॉर्म ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ये किस पे निर्भर करता है कि बिजनेस का फॉर्मेट कैसा है। सोल प्रोप्राइटरशिप है तो अकेले का होगा, तो जो कुछ भी लाएगा वो सब कैपिटल कहा जाएगा। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा लोग होते हैं, उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है वो कैपिटल कहा जाता है। और कंपनी फॉर्मेट में आप जाएंगे तो जो शेयर होता है उसको कैपिटल कहा उसे कैपिटल कहा जाता है। कह रहा है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सामान्यतः इसे भी क्या कहा जाता है, लायबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मली इसको भी क्या कहा जाता है, लायबिलिटी। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि कौन सी लायबिलिटी कही जाती है, इंटरनल लायबिलिटी कही जाती है। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। इसके बाद क्या होता है, ड्राइंग। ड्राइंग को हिंदी में कहते हैं आहरण। क्या कहा जाता है, आहरण। जब प्रोप्राइटर जो बिजनेस का ओनर होता है, ओनर ऑफ द बिजनेस या प्रोप्राइटर, अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश या कमोडिटी विड्रॉ करता है, निकालता है,
तो वो अमाउंट कहा जाता है ड्राइंग। सुना आपने क्या कहा मैंने कि जब पर्सनल यूज करने के लिए कास्ट प्राइस पर, ठीक है, कोई अपने से खुद से प्रॉफिट नहीं कमाएगा, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पे कमोडिटी निकाल लेता है या कैश विड्रॉ करता है, तो उस अमाउंट को हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है बेटा, पढ़ो क्या लिखा है। इन द रिप्रेजेंट एन अमाउंट ऑफ कैश गुड्स आर एनी अदर एसेट्स व्हिच आर ओनर विड्रॉ। इसमें शर्त क्या है, मालिक के द्वारा निकाला जाना चाहिए और किस काम के लिए निकाला जाना चाहिए, हर पर्सनल यूज, ठीक है, तो उसे माना जाता है ड्राइंग। लिखा है दैट इज इफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर्स, कह रहा है कि जो प्रोप्राइटर्स का LIC का प्रीमियम है वो फर्म के द्वारा पेमेंट हो गया या पार्टनरशिप बिजनेस है और उसमें जो है कोई अमाउंट वगैरह निकाला जाता है, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। अब ड्राइंग का इफेक्ट क्या होता है, ड्राइंग का इफेक्ट क्या होता है, ड्राइंग का इफेक्ट ये होता है कि पूंजी घट जाती है। ड्राइंग का इफेक्ट क्या होगा, पूंजी घट जाएगी। सीधे उसे किस में से घटाया जाता है, कैपिटल में से घटाया जाता है, ठीक है, और प्रॉफिट को किस में जोड़ा जाता है, कैपिटल में जोड़ा जाता है। किस बिजनेस फॉर्मेट में, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के बिजनेस फॉर्मेट में ऐसा होता है। तो जैसे जैसे वो ड्राइंग करता जाएगा वैसे वैसे उसकी पूंजी कम होती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, समझ गए। उसके बाद नेटवर्क, ये शब्द सुना है आप लोगों ने, नेटवर्क शब्द। नेटवर्थ का मतलब होता है कि जो प्रोप्राइटर होता है उस प्रोप्राइटर के पास उस बिजनेस में किसी भी रूप में जो उसका है, ठीक है, वही क्या है, उसका नेटवर्थ है। जैसे आपका नेटवर्थ बोला जाए तो क्या बोला जाएगा, आप बिल्डिंग, कार, मशीनरी, सोना, चांदी, झुमका, है ना, जो कुछ भी आपके पास है, जमीन, उन सबको जोड़ दिया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, नेटवर्थ। सामान्य रूप में यही बोला जाता है। अब बिजनेस में नेटवर्थ का मतलब क्या है कि जो प्रोप्राइटर्स फंड है, यानी कि प्रोप्राइटर्स का जो पैसा है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्थ। तो इसमें क्या होगा, कैपिटल होगा प्लस जितने भी रिजर्व होंगे वो सारे रिजर्व जोड़ दिए जाएंगे, जो अन्य रिटेन प्रॉफिट रखा गया होगा उन सबको जोड़ दिया जाएगा और तो वो मान लिया जाएगा क्या चीज, नेटवर्थ। आइए पढ़िए, लिखा है रिप्रेजेंट एक्सेस द टोटल एसेट ओवर द टोटल लायबिलिटी। कैसे निकलेगा, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी को नहीं लेना इसमें, सॉरी इंटरनल लायबिलिटी को नहीं लेना। ये क्या कह रहा है कि जो आपके पास कुल संपत्ति है, टोटल एसेट जो आपके पास है, टोटल एसेट, इसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी को घटा दीजिए, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपको सीधे मिल जाएगा नेटवर्थ। अथवा अगर मान लो ऐसे आपने लिखते हो तो क्या लिखा है, टेक्निकली दिस अमाउंट इज अवेलेबल टू बी डिस्ट्रीब्यूट द ओनर इन द इवेंट ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस। कर रहा है सामान्यतः जब बिजनेस क्लोज किया जाता है टेक्निकली रूप में, तो जो उसको पेमेंट किया जाएगा वो नेटवर्थ कहा जाएगा आफ्टर पेमेंट ऑफ द लायबिलिटी। दैट वाई इज आल्सो टर्म एज अ ओनर इक्विटी। इससे सामान्यतः क्या बोला जाता है, ओनर इक्विटी बोला जाता है। तो एक तरीका ये है, और एक दूसरा तरीका क्या है कि मान लो कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इन सबको जोड़ दीजिए और इसमें से फिक्टिटियस एसेट क्या घटा देना है, फिक्टिटियस एसेट्स घटा दीजिए, जो आएगा वो भी क्या मान लिया जाएगा, नेटवर्थ मान लिया जाएगा। जैसे मान लो पार्टनरशिप फर्म है, अब उसमें 2-3 पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो रिटायर हो रहा है तो उसको दिया जाएगा, तो क्या क्या दिया जाएगा, उसे उसका कैपिटल में जो कंट्रीब्यूशन किया होगा वो दिया जाएगा, एसेट का रिवैल्यूएशन कराया जाएगा, उसका जो लाभ होगा वो दिया जाएगा, गुडविल में शेयर दिया जाएगा, प्लस जितने भी रिजर्व बना के रखे गए होंगे वो प्रॉफिट से ही क्रिएट किए गए होते हैं, उसमें से हिस्सा दिया जाएगा, ये सारा दिया जाएगा। तो मान लो सारा प्रॉफिट ले जा रहा है और कोई लॉस रखा हुआ है बना करके, तो उस लॉस में भी तो उसको हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और जो भाई फिक्टिटियस एसेट होता है कि क्या है, ये तो लॉसे है, भले सब इसको क्या बोल रहे हैं, संपत्ति बोल रहे हैं, लेकिन है तो ये क्या चीज, लॉस का गठरी ही है ना।